द 6th एपिसोड ऑफ द भूमिका शो। आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं कल्पना मैम, भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरस्टार सिंगर। हेलो मैम, वेलकम। Hi, हाउ आर यू? I'm fine. How are you? थैंक यू सो मच ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। नहीं नहीं, थैंक यू, आप समय निकाल के आए। थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। Same एंड here. एक आर्टिस्ट के रूप में फोक आनंद, गहरी खुशी, सुकून आपके लिए क्या मतलब रखता है? और एक बार बोलिए, फोक। एक आर्टिस्ट के रूप में फोक आनंद यानी खुशी, एक आपके लिए क्या मतलब रखता है? आनंद। हाँ। आनंद ये एक्चुअली अलग अलग लेयर पे तो अलग अलग मायने हो जाता है। अगर आपकी उम्र से आनंद का मतलब आपकी उम्र में अलग है ना? और मेरी एज में आके आनंद अलग है। और थोड़ा सा अगर बहुत लोगों को स्पिरिचुअलिज्म में और आध्यात्म में जो आनंद का मतलब है, सो वहाँ वो अलग है। लेकिन घूम फिर के अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं ज़्यादातर लोक संगीत या फोक म्यूजिक से संबंधित मैं रही हूँ, तो माटी में वो आनंद है जो मेरी भूमि है, मेरा देश। यस। और उस माटी से ही निकलता है लोक संगीत। और अंतिम समय जब आता है, इंसान वो पंच तत्व में जो विलीन होता है, वो अल्टीमेटली वो माटी में ही मिट जाता है। तो माटी से शुरू है, माटी में खत्म है। और उसके बीच जो जिंदगी है, वो जिंदगी में जो गुरु है या जिनको भी आपने इंस्पिरेशन का एक स्रोत माना है, बहुत लोग माँ बाप को मान सकते हैं, बहुत लोग अपने टीचर्स को मानते हैं, या किसी के लिए जो स्पिरिचुअल गुरु है, या किसी को शिव में ही सब कुछ मिलता है। तो मेरे लिए संगीत ही शिव है, तो मेरे लिए लोक संगीत ही आनंद है। ओके, सो मतलब जैसे कि आपने स्टार्ट किया होगा तो आपने जिनको गुरु माना होगा, और अब ये समय है कि बहुत से लोग आपको गुरु मानते हैं। सो आप वो थिंक करके कैसा लगता है आपको? वो धारा, वो जो लाइफ जैसे नदी बहती बहती रहती है, तो रुकेगी नहीं, और उस तरह से समय भी नहीं रुकेगा। और ऑफ कोर्स मैं जिनको गुरु मानती हूँ, उनकी ऊर्जा, उनकी आशीर्वाद, उनकी स्रोत हमेशा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लाइफ में ऐसे समय आता है जब इंसान कंफ्यूज हो जाता है। हाँ। लाइफ के प्रॉब्लम्स में भी, जरूरी नहीं कि सिर्फ म्यूजिक की बात करूँ, तो उस समय आपको जो गाइड करते हैं, वो वही गुरु है एक्चुअली। और बहुत सारे, हाँ, मुझे भी बहुत लोग गुरु माँ या फिर माँ ऐसे दीदी बोल के बहुत लोग बहुत प्यार इजहार करते हैं। तो उनके लिए भी मैं हूँ। वो जब जब भी कुछ पूछते हैं, ऐसा लगता है कि मैं दिशा दिखा पाऊंगी उनको, तो उनके लिए भी मैं हूँ, हमेशा हूँ। सो क्या आप कोई ऐसे पल शेयर कर सकते हैं जहाँ जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आप एकदम गहरे इमोशनल स्टेट में हो, एकदम परफॉर्मेंस के टाइम? फोक में हमेशा वो स्टेज स्टेज मतलब आता ही है। जैसे मान लीजिए मैं असम से हूँ, और अब मेरे पिता नहीं है। मेरे संगीत के पहले गुरु मेरे पिता ही रहे, प्रया विपिन पटवारी। तो उनका गाया हुआ कोई गीत अगर मैं मंच पे गा रही हूँ और अचानक बचपन याद आ गया, गीत गीत तो 5 मिनट के लिए आप मंच पे गा रहे हो, लेकिन एक एक शब्द गाते गाते आप नॉस्टैल्जिक होके अगर पास्ट में चले गए कि ये गीत तो ऐसे से इस पल में मुझे ऐसे सिखाया था, या उसी 5 मिनट के अंदर पूरा लाइफ कभी घूमता है कि मैंने कभी क्या मेरे पिता को ऊंची आवाज में क्या मैंने जवाब दिया, आज भी मेरे पापा नहीं है। तो वो जो गिल्ट फीलिंग है, वो 5 मिनट में कई बार पूरा जिंदगी सामने आ जाता है मंच के। और वो शायद 2 बूंद आंसू बन के कभी निकल जाता है। और कभी कभी जब छठ, जैसे मैं यूपी बिहार के संगीत को बहुत गाई हूँ, छठ गाते गाते, छठ छठ क्या है, सन जो है, सूरज जो है, सोर्स एनर्जी है। और एक तरह से जब आप अर्घ देते हैं, तो उस सोर्स एनर्जी को आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं कि तुम डेली एक ही समय में उगते हो, फिर एक ही समय में जो डिसिप्लिन है सूरज भगवान, उनको शुक्रिया अदा करने का एक जिस तरह से सिंपल भाषा में बोलूँ, वो छठ है। तो वो गाते गाते कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे सब मैं जिंदगी ना कभी बहुत बोझ जैसा भी लगता है, जैसे थक गया इंसान बहुत सारी बातों से, अलग अलग थॉट्स, कंस्टेंटली थॉट्स आता है माइंड में। तो उस 5 मिनट के छठ गाने में ना, जैसे छठी मैया या सूरज भगवान के सामने में ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी ऊर्जा में मैं विलीन हो गई, और विलीन हो जाऊं, मतलब जिंदगी जैसे बोझ है, विलीन हो जाऊं। और
तब लगता है कि मैं नहीं हूँ कुछ देर के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं। कई बार ऐसे होता है कि कोई आपको स्टेज में दौड़ के आके आपसे कोई अनजाने, कोई आपकी जैसे कोई बेटी लिपट रही है, रो रही है, उसको मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे गीत से कहीं किसी के साथ ऐसा कि मेरे पापा बहुत आपको सुनते थे, मेरी मम्मी बहुत सुनती थी, आज वो नहीं है। शायद मुझे देख के उसको लगा होगा पापा इनको सुनते थे, तो उसी बहाने उसको ऐसा लगा होगा कि मैं इनके गले लिपट जाऊं, तो मुझे 2 सेकंड के लिए उसको पापा महसूस हो, मेरे गीत में पापा को उन्होंने देख लिया। तो ये ना फिर बहुत ऊपर चला जाता है, म्यूजिक से म्यूजिक नहीं रहता, फिर वो बहुत बहुत एक ताकत बन जाता है। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं लाइफ में। सो आमतौर पर ऑडियंस आपकी परफॉर्मेंस पर इमोशनली मतलब जैसे कि आपने बताया वो रिएक्ट कैसे करते हैं? अलग अलग, जैसे अभी मैं आज जो आपसे मिल रही हूँ, एक्चुअली आई हूँ मैं आगामी 24 जनवरी को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में हम लोग का एक फोक एक्सटेसी नामक एक परफॉर्मेंस है, जो मैं कई सालों से करना चाहती थी। हूँ मैं आसाम की, प्रसिद्ध हूँ यूपी बिहार में, और गा रही हूँ अलग अलग 32-33 बोलियों में अब तक मैं गा चुकी हूँ। सो हर बार जब जम्मू कश्मीर के प्रांत से कोई फोक उठाया जाता है, बॉलीवुड में यूज होता है, पंजाबी गीतों को बहुत संगीत या शादी विवाह के गीत, अलग अलग मेरे देश के अलग अलग प्रांत की बहुत सारी गीतों को, धुन को ये व्यवहार किया जाता है, लेकिन उसको हिंदी में लिखा जाता है, और जो ओरिजिनली वो जो ठेठ जो बोली था, मान लीजिए बंगाली हो, असमिया हो, तमिल हो, डोगरी हो, बहुत सारी बोली है, तो उस बोली को साइडलाइन करके बॉलीवुड में हिंदी को रखा जाता था। वो मजबूरी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने हत्या क्या एक बोली का, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो परिचय है कि मैं तमिल बोली हूँ, मैं असमिया हूँ, उस बोली को आप साइडलाइन करते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी को तो ये भी गाना होगा मेन स्ट्रीम में, जो हिंदी के साथ साथ, कि ये देवरी भाषा में गा रही हूँ मैं, ये बोडो है आसाम का, हाँ, ये अंगिका बोल के एक बोली है, जहाँ के अंग प्रदेश बिहार में है, कर्ण, महाभारत के जो कर्ण है, तो अंग देश है, अंगिका नामक बोली है, मैथिली एक बोली है, सिर्फ भोजपुरी नहीं है बिहार में, मगही है। तो मैं उन बोलियों के बारे में जब गाती हूँ ना मंच पे, तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं सिर्फ गाती नहीं हूँ उस वक्त, मुझे लगता है कि मैं आर्काइव कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। मैं गा के एक बोली को मैं डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, क्योंकि यूनेस्को के बहुत सारे ऐसे एंडेंजर्ड डायलेक्ट्स हैं जो लुप्त हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है। एक पीढ़ी जब दादी नानी मर जाते हैं, उनके साथ वो बोली भी खत्म होता है। सो ये इस कोशिश में अनुभव क्या है, उससे ज्यादा दायित्व क्या है, कल्चरल आर्काइविस्ट की तरह मैं अपने को सिर्फ सिंगर कल्पना पटवारी में नहीं बोलना चाहती, मैं आर्काइव कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट कर रही हूँ अपने कल्चर को, तो वो मुझे हैप्पीनेस, वो मुझे खुशी देता है। हाँ। सो आपके आज के टाइम में लोक कलाकारों को कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि बॉलीवुड के जो पॉपुलैरिटी है, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। और लेकिन नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर को ये बहुत बड़ा मतलब सेवा किया। आपने तो धीरूभाई अंबानी जी से लेके पूरे देश को सभी ने, आप लोगों ने सेवा दिया है, लेकिन ये जो कल्चरली सेवा दिया है, क्योंकि नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन गया है जो ग्लोबल स्तर का है, एकॉस्टिक, साउंड्स एंड डिजाइन, एवरीथिंग। सो और फोक एक्सटेसी को उन लोगों ने उस दिन 24 तारीख को एक जो मौका आप लोग दे रहे हैं, तो हम जो सपने देख रहे हैं, क्योंकि सब लोग बॉलीवुड नहीं करना चाहता है, बॉलीवुड के अलावा जो सोच रहे हैं, आपने वही सम्मान लोक संगीत को भी दिया है। तो इस चैलेंज को उन लोगों ने भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, एक्चुअली सॉल्व किया है। और चैलेंज होता है भिखारी ठाकुर जी के बारे में जब मैं बोलूँगी तो बहुत जल्दी नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं जो मेरी प्रसिद्ध गीत है, जो यूपी बिहार में भी मेरी प्रसिद्ध गीत है, जो जिसमें बहुत सारे व्यूज होता है, मिलियंस व्यूज होता है, उन गीतों को गा के फिर बीच में अगर मैं भिखारी ठाकुर को बोलती हूँ,
तो उस चैलेंज को मैं उस तरह से कैरी करती हूँ। मेरे जो Okay. हिट सॉन्ग्स है वहाँ भी उस इंडस्ट्री और बाजार में रहना भी इसलिए इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ता है जो ऑलरेडी प्रसिद्ध है, जिनको स्टार बोला जाता है, हाँ. उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा है। तो आप कितने एक्साइटेड हो अभी जो आपका शो है नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड की सिर्फ बात नहीं है, एक्साइटमेंट तो है ही। एक्साइटमेंट के साथ साथ एक अचीवमेंट की तरह एहसास होता है कि मैंने अपने देश के लिए, अपने माटी के लिए म्यूजिक को सिर्फ मनोरंजन या एंटरटेनमेंट नहीं मान के कुछ योगदान रहा, क्योंकि ये शरीर तो हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन तो सबको जाना है। तो कुछ क्या करके गई मैं, म्यूजिक को मैं क्या करके गई। और म्यूजिक भी सीरियसली म्यूजिक को लिया, म्यूजिक भी एकेडमिकल हो सकता है, म्यूजिक स्टडी की जैसे कल्चरल स्टडीज है, एथनोम्यूजिकोलॉजी है। सो ये इस तरह से मैं करना चाहती थी। और एक्साइटमेंट इसलिए है कि ये बहुत बड़ा मेरे लिए मौका है। और जैज और कंटेम्परेरी म्यूजिक के साथ फोक हाँ. सो टिपिकली ये वो सेट, जो म्यूजिकल सेट होगा, वो सेटअप होगा, वो बहुत फोकिश नहीं होगा। मेरा वोकल रॉ रहेगा, फोक रहेगा, लेकिन जो मेरा म्यूजिकल आजू बाजू जो भी लोग रहेंगे उनके साउंड्स होगा वो कंटेम्परेरी स्टाइल होगा। तो आपके जनरेशन को आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ श्योर, हम सभी अटेंड करेंगे प्लीज प्लीज। हाँ. लोक संगीत में इंटरेस्ट रखने वाले युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो यही मैसेज है जो मुंबई में है, 24 जनवरी को एनएमएससीसी में आए। मैसेज क्या, बोल के तो बहुत कुछ बोलना काम हमारा काम नहीं है। बहुत होता है ना कि मैं उसमें बहुत बिलीव नहीं करती कि मैं स्टार हूँ, मैं गाड़ी से उतर रही हूँ और बाउंसर्स है मेरे आगे पीछे। सो ये हो गया थोड़ा सा शोबाजी। आई थिंक कि मैं क्या कर रही हूँ उस दिन आप लोग उसको विटनेस करें। और खासकर जो म्यूजिक को सीरियसली लेते हैं बहुत लोग, जैसे आपने शुरू में बोला, जो सीखना चाहते हैं या बहुत लोग मानते हैं, उन बच्चों को मैं जरूर बोलूँगी कि उस दिन जरूर आए। और उससे बड़ा मेरे लिए मैं नहीं समझती हूँ कि और कोई मैसेज होगा। उस 90 मिनट्स में बहुत कुछ समझ में आएगा। जिनको उसको पसंद आएगा वो कैरी करेगा आगे, और जिनको नहीं करना है ये वो नहीं करेगा आगे। सो आज की फास्ट लाइफ में लोक संगीत कैसे खुशी और सुकून फैला सकता है? म्यूजिक अपने आप में ही एक अलग एक मेडिटेटिव लैंग्वेज है एक्चुअली। और आज डिजिटल एरा है, आप यहाँ बैठ के आप टिबेटन चैंटिंग सुन सकते हैं। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारी बोली है, देवरी जैसे मैंने बोला, मिसिंग कम्युनिटी है। बोडो का बागुरुम्बा हाल ही में माननीय नरेंद्र मोदी जी गए और अभिलेख किया गया बोडो डांस से, बागुरुम्बा। सो स्पिरिचुअल ऐसे बहुत सारे ऐसे मेलोडी है जो आपको भले ही बोली को समझ में आना जरूरी नहीं है, ये बोली से परे है। फोक्स एक्सटेंसी जो मैं करने जा रही हूँ, यहाँ भाषा खत्म हो जाता है और एक एनर्जी की तरह म्यूजिक एक एनर्जी है, वो एहसास आपको होगा और आप कहीं पहुंचोगे, कहीं टच करोगे एक अलग डायमेंशन में। वो ऊर्जा है। तो बहुत मेडिटेटिव, बहुत बहुत सारे अलग अलग हमारे देश में बहुत सारे मेडिटेटिव ऐसे मतलब आप सिंपली तो आप लोग हमारे माता बहनें घर में जो संस्कृत में जैसे चालीसा ही पाठ करती है, उस चालीसा से ही ऐसा लगता है ना कि हनुमान चालीसा बोल दिया तो जैसे प्यूरिफिकेशन हो गया, जो भी नेगेटिविटी था वो चला गया। और इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए, है ना? तो मैं समझती तो ये ऊर्जा भारतवर्ष में है ही। मैं काशी की बम बम बोल रहा है, काशी गाऊंगी उस दिन। तो आप थोड़ा 2 लाइन प्लीज गा तो सकते हैं? काशी में जैसे जो मृत्यु को बहुत नेगेटिवली नहीं लिया जाता। काशी में जिनका अगर मरण हुआ, मान्यता है कि वो सीधा वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब ये बॉन्डेज से, कार्मिक बॉन्डेज से वो निकल जाते हैं, ये ट्रैप से निकल जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ की शहर है वो। आकाशाय तारकालिंगम पाताले वटुकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। शैली श्रृंगी शिरजटा झोली भगवा भैंस, कानन कुंडल भस्म लसे शिव को रक्ष आदेश। झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वी
पृथ्वीवासी अब बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। फिर एक लाइन ऐसा है आगे कि यहाँ किसी के मरने का ना शोक मनाया जाता है, मुक्ति धाम है मरने वाला अवश्य मुक्ति पाता है। तो उस दिन ये कोशिश रहेगी कि कैसे जो ट्राइबल बोलीज की मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ ईस्ट की, वहां से अचानक कैसे काशी पहुंचेंगे, काशी से कैसे राजस्थान पहुंचेंगे। तो बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है लोक संगीत के साथ। थैंक यू सो मच, आपने सिंग किया। एक तो मेरी बहुत मतलब इच्छा थी कि आपसे ये सॉन्ग लाइव सुनना है। अच्छा, सो तो थैंक यू सो मच। उस दिन तो और अच्छा लगेगा, बहुत, साज बाज के साथ और हाँ, मैं अच्छा अभी लगेगा। आते वक्त भी सुनते ही आ रही थी आपका ये ओह, वाला। तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, इट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इफ़ यू एंजॉय दिस एपिसोड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड आप सभी जाके 24 ऑफ जैन को प्लीज़ मैम का शो प्लीज़ देखना। थैंक यू। थैंक यू, बहुत क्यूट हो आप।